हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे। देखो क्या लिखा है, यूनिक लिमिटेड को लीज में मिला है पपन लिमिटेड से। ठीक है, मतलब मैंने यूनिक लिमिटेड को लीज में दिया है। ठीक है, ये लीज जो है 3 साल का है। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 2020 के बिगनिंग में मैंने यूनिक लिमिटेड को लीज में दिया है। क्या दिया है? इक्विपमेंट। कॉस्टिंग इसका 7 लाख है। इसका यूजफुल लाइफ 5 साल है। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है। इसको यूनिक लिमिटेड 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग वापस से ले लेंगे खत्म होने के बाद। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। यहाँ पे थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और सबका मिला के भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मेरे को ये बताना है कि ये लीज फाइनेंस लीज है या नहीं, रीजन के साथ बताना है, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल के दिखाना है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने इक्विपमेंट दिया है यूनिक लिमिटेड को 3 साल के लिए लीज में, हाँ या ना? ओके। एक चीज मेरे को बताओ, हमने यूनिक लिमिटेड को दिया है 3 साल के लिए इक्विपमेंट। तो मेरे को 3 साल, 3 साल मेरे को उससे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, हाँ या ना? मेरे को क्या मिलेगा उससे? लीज है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हमने यूनिक लिमिटेड को इक्विपमेंट दिया था लीज में, ठीक है या नहीं, तो उस समय हम लोग उससे पूछ लेते हैं कि अगर मान लो 3 साल के बाद हम तुमको ही ये सेल कर दे, तो तुम मेरे को कितना दे दोगे? ठीक है, वो जितना भी बोलेगा कि वो कितना दे देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इस पूरे को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? मिनिमम लीज पेमेंट जो मेरे को यूनिक लिमिटेड से मिलना है। क्या आएगा? मिनिमम लीज पेमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये मैंने इलास्ट्रेशन 2 में भी समझाया था। कोई प्रॉब्लम? हमने यूनिक लिमिटेड को इक्विपमेंट दिया है लीज में, तो पहला 3 साल मेरे को उससे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। फिर हम लोग उससे पूछ लेते हैं आज ही कि अगर मान लो 3 साल के बाद हम तुमको ही सेल करते ये इक्विपमेंट, तो तुम मेरे को कितना दे सकते हो? वो जितना दे सकता है उसको हम लोग बोलेंगे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये मेरे को कब मिलेगा? थर्ड ईयर के बाद। थर्ड ईयर में मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर हम लोग क्या, अच्छा फिर ये वो अमाउंट है, इन सबको प्लस करके वो अमाउंट मिलेगा जो मिनिमम मेरे को यूनिक लिमिटेड से मिलना है। अब क्या है कि हम लोग सिर्फ यूनिक लिमिटेड के भरोसे नहीं रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि थर्ड ईयर के बाद अगर हम सेल करेंगे कहीं और मार्केट में सेल करेंगे, तो मेरे को कितना मिल सकता है। ठीक है, हम लोग आज बैठ के एस्टिमेट करते हैं कि 3 साल के बाद इस इक्विपमेंट का रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जो मान लो कि यूनिक लिमिटेड ने मेरे को गारंटी दिया है कि वो 10,000 रुपया मेरे को दे देगा। ठीक है, 3 साल के बाद मैंने एस्टिमेट किया है कि अगर 3 साल के बाद हम मार्केट में सेल करेंगे, तो इससे मेरे को 12,000 मिल जाएगा। तो मेरे लिए इसका रेसिडुअल वैल्यू हो गया 12,000, हाँ या ना? 10,000 तो यूनिक लिमिटेड ही दे देगा, तो 2,000 मेरे को और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये जो 2,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको कहते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, और ये 2,000 रुपया एक्स्ट्रा कब मिलेगा? थर्ड ईयर में सेल करेंगे तब। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थे। ठीक है, इस चीज को मैंने अच्छे से इलास्ट्रेशन तुम्हें समझाया था, एक बार चेक कर लेना प्लीज। एक बार मैं फिर हल्का सा बता देती हूँ। देखो, किसी के दिमाग में एक डाउट होगा कि दीदी 2,000 क्यों लिखा? 3 साल के बाद अगर हम सेल करेंगे तो 12,000 मिल सकता है, तो आप 12,000 लिखो। देखो एक ही चीज होगा, या तो हम यूनिक लिमिटेड को देंगे या तो हम मार्केट में सेल करेंगे, हाँ या ना? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10,000 लिख दिया है, क्योंकि मान लो यूनिक लिमिटेड ने गारंटी दिया है मेरे को 10,000 का, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10 लिख दिया है। तो और एक्स्ट्रा लिखेंगे ना, मतलब टोटल 12 ही मिलना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, तो और जितना एक्स्ट्रा होगा बस वही हम लोग लिखेंगे। इस एक्स्ट्रा को भी अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके। अब यहाँ पे अमाउंट अपने को लिखना होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझो, प्रेजेंट वैल्यू जो होगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ये तो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल जो आएगा वो होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी इसका टोटल जो हम लोग कहेंगे वो आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल कहेंगे ना उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात क्लियर? चलो इसको मैं समझाती हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने इलास्ट्रेशन 2 समझाया था।
यहाँ पे देखो इक्विपमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पे इक्विपमेंट का कॉस्ट प्राइस है 7 लाख। ये 7 लाख किसके लिए है? ये है यूनिक लिमिटेड के लिए। हम यूनिक लिमिटेड को ये इक्विपमेंट दे रहे हैं 7 लाख में। समझ में आया कि नहीं? या तो यूनिक लिमिटेड आज में से ये इक्विपमेंट ले ले 7 लाख में, या तो ये में से आज ये इक्विपमेंट ले ले 7 लाख में, मतलब हम इसको या तो 7 लाख में ये सेल करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो मेरे को हर साल येंट दे दे। हर साल वो मेरे को क्या दे दे? येंट। ठीक है। फिर वो मेरे को येंट देगा तो थर्ड ईयर हम इसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या था कि यूनिक लिमिटेड में से खरीद ले। अगर वो में से खरीद लेगा तो फिर आगे एंड का कोई बात ही नहीं होगा, हाँ या ना? तो पहला ऑप्शन क्या है कि यूनिक लिमिटेड में से खरीद ले, हम उसको सेल कर देंगे अगर 7 लाख में, तो बात ही खत्म वहीं पे, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वो मेरे से ले नहीं रहा है, अगर उसको खरीदना नहीं है, तो ठीक है, वो हर साल फिर मेरे को क्या देगा? येंड देगा। ठीक है या नहीं? फिर थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे उसको सेल करने का। क्या ये बात क्लियर? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इतना दिमाग लगाने के पीछे? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को 7 लाख अर्न करना था यहाँ से, हाँ या ना? अगर हम इस ऑप्शन को भी ऑप्ट करेंगे तो भी मेरे को यहाँ से कितना अर्न करना है? 7 लाख ही अर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम? मेरा ऑब्जेक्टिव है 7 लाख अर्न करना। आज ले लो 7 लाख में, बात खत्म। अगर अभी नहीं ले आए हो तो फिर तुम एंड में लोगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, तुम मेरे को 3 साल का एंड दोगे, फिर थर्ड ईयर में हम ट्राई करेंगे सेल करने का, हाँ या ना? मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम टोटल 7 लाख अर्न कर दे। टोटल 7 लाख मतलब प्रेजेंट वैल्यूज, मतलब जो भी रिटर्न, जो भी इनफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? 7 लाख। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो प्रेजेंट देखो, इस सम में पूरा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? हम एंड में को मिलेगा, फिर हम सेल कर देंगे। तो इस पूरे सम में प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? इन सबका प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लोग देखें ना, इन सारू का अगर मिला के हम देखें तो प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख बनना चाहिए, हाँ या ना? और प्रेजेंट वैल्यू का फिर टोटल कितना होगा यहाँ पे? 7 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक कर लो। प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितना होगा? हम इतना मातापची कर रहे हैं, तो लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट में मेरे को कितना चाहिए? मेरे को 7 लाख चाहिए था। तो इतना सारा दिमाग लगा के मेरे को 7 लाख ही आना चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख ही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना होगा? 7 लाख होगा, ये ध्यान रखना ऑलवेज, ठीक है। जैसे बुक में कॉस्ट प्राइस लिखा होता है या कहीं पे भी आपने देखा होगा कॉस्ट प्राइस लिखा होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि दीदी कॉस्ट प्राइस क्यों है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉस्ट प्राइस का नहीं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बायर के लिए। मेरे लिए ये कॉस्ट, मेरे लिए ये सेलिंग प्राइस है। या तो ले लो मेरे से 7 लाख में, बात खत्म। नहीं तो फिर येन दो और फिर हम उसको सेल करेंगे। ऑब्जेक्टिव वही होगा कि सब मिला के सबका प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख बनना चाहिए, ठीक है। तो इस सब में टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है भैया? 7 लाख। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है। यहाँ पे यहाँ पे देखो, मैंने 3 साल के लिए दिया है। कॉस्ट प्राइस बायर के लिए 7 लाख है, ठीक है या नहीं? मेरे लिए 7 लाख क्या है? सेलिंग प्राइस। मेरे लिए 7 लाख क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो गया? नेट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का ये टोटल हो गया। ओके। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख है। 3 इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा, बाद में हम वापस ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम वापस उससे ले लेंगे, इसका मतलब यूनिक लिमिटेड ने कोई गारंटी नहीं दिया है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हम वापस ले लेंगे, हम वापस ले लेंगे मतलब पक्का उसने कोई गारंटी मेरे को नहीं दिया है। तो यहाँ पे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। फिर आगे क्या गिवन है? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 75,000 है। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 75,000। ओके। और बाद में तो डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सब गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये बताओ कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं। फाइनेंस लीज है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? देखो, मिनिमम मिनिमम मेरे को यूनिक लिमिटेड से कितना मिलना है? इतना मिलना है। मिनिमम मेरे को यूनिक लिमिटेड से इतना मिलना है, हाँ या ना? इतना मिलना है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इस मिनिमम लीज पेमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू।
इस मिनिमम लीज पेमेंट का क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू होगा ना, ये ऑलमोस्ट नियर टू फेयर वैल्यू होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये जो मिनिमम मेरे को मिलेगा उसका अपने लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू डॉट फेयर वैल्यू नहीं तो फेयर वैल्यू के बराबर, मतलब अराउंड में, मतलब क्लोज रहना चाहिए, ठीक है या नहीं? अगर आपको लगा कि हाँ ये तो फेयर वैल्यू के क्लोज है, तो आप कह देना ये फाइनेंस लीज है। क्या ये बात क्लियर? फिर एक और चीज में से मांगा था कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बताओ कितना होगा। क्या मांगा था? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे हम लोग निकालेंगे? ये देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो निकल जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर? ओके, अब हम लोग देखो कैसे करेंगे। पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंस लीज है या नहीं। इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, ये देखो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है ना, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे देखो। थर्ड ईयर का थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.751 थे। यहाँ पे लिखो, ये थर्ड ईयर में अपने को मिलेगा ये एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो 0.751 थे। कोई प्रॉब्लम? तो इंटू करोगे तो कितना आएगा, 75,000 इंटू 751 थे। तो यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, एक सेकेंड। 75,000 इंटू 0.751 थे, इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो 56,348 हो जाएगा। 5634, 5634 और 8, ठीक है? अच्छा, इसको पहले हम लोग कॉपी में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं बनाना, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है? तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। कैसे निकालोगे, 75,000 इंटू 0.751 थे। सॉल्व करके कितना आया, 56,348। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, मेरे को बताओ नेट इन्वेस्टमेंट से अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो मिनिमम लीज पेमेंट आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। ओके, तो अब इसको लिखते हैं हम लोग। मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल टू, कैसे निकालोगे, नेट इन्वेस्टमेंट किस कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो सॉरी ये गलती हुआ मेरे से। मिनिमम लीज पेमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट आएगा, ठीक है? ये गलती लिखा मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है? कैसे आएगा, 7 लाख से ये माइनस करना है, 7 लाख से 56,348 माइनस करना है, ठीक है या नहीं? अच्छा, क्या माइनस किया हमने, नेट इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट प्राइस माइनस, माइनस क्या, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है? माइनस करके कितना होगा देखते हैं, 7 लाख से 56,348। तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 643,652, 643,652, ठीक है यानी इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो कितना आया यहाँ पे इसको सॉल्व करके, 643,652। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये देखो फेयर वैल्यू के बराबर है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है, ठीक है? यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना है देख लेते हैं। इस समय फेयर वैल्यू क्या है, इस समय फेयर वैल्यू 7 लाख है। अच्छा देखो, मैं वापस समझाती हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हम लोग ने अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, माइनस करके क्या मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है? अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये फेयर वैल्यू के बराबर है कि नहीं। ये फेयर वैल्यू के तो बराबर नहीं है। अब देखते हैं कि क्या ये क्लोज है कि नहीं फेयर वैल्यू के, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है? कैसे निकालोगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट लिखो, 643,652 डिवाइडेड बाई क्या होगा, फेयर वैल्यू
इंटू 100। एक बार सॉल्व करना, कितना आएगा? 643 652 बाई 7 लाख इंटू 100। तो 91.9 मतलब 92%, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख देंगे 92% अप्रोक्स। अब डेफिनेटली ये काफी क्लोज है फेयर वैल्यू के, ठीक है या नहीं? तो ये लीज, ये फाइनेंस लीज हो गया। अब लिखेंगे सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, so it shall be treated as finance lease। क्या ये बात क्लियर? तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पोर्शन करेंगे। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम चाहिए। इसके लिए मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेट इन्वेस्टमेंट एकदम क्लियर है, 7 लाख है। मेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है इस सम में, ठीक है या नहीं? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना होगा? 0 इंटू 0.7513, दैट इज 0, ठीक है या नहीं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू ये है, जिसमें गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ये 0 है। तो बाद बाकी प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो किसका होगा? बाद बाकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो किसका होगा? लीज सेंट का। कितना होगा? माइनस का वही आएगा। 643 652, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ पे देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है। तो माइनस करोगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज सेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, ये लिखो कॉपी में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग? 643 652 से क्या माइनस करेंगे? 643 652 से ये माइनस करेंगे 0। तो क्या माइनस किया मैंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, हाँ या ना? तो वही सेम आ जाएगा। तो 643 652, देखो अगर मैं लिख पाती ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। ये टेबल से बहुत इजी रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है ये बताओ। इस पूरे का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है। इस पूरे का डिस्काउंटिंग फैक्टर है कितना है, एक बार चेक करते हैं। इस पूरे का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 2.4868, 2.48, 2.4868। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल प्रेजेंट वैल्यू पता है, टोटल डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 साल का पता है। डिवाइड करोगे तो एक एक साल का रेंट निकल जाएगा, हाँ या ना? 3 साल का टोटल टोटल पता है, और टोटल डिस्काउंटिंग फैक्टर भी पता है। अगर डिवाइड करोगे तो एक एक साल का रेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एनुअल लीज रेंट। कैसे निकालोगे? 643 से 2.4868 डिवाइड करेंगे, ठीक है या नहीं? तो क्या मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे लिखना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज सेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज सेंट या लीज पेमेंट कुछ भी लिख लो, डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? PVAF 10% कॉमा टी थे, ठीक है या नहीं? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 6433652 डिवाइडेड बाई 2.4868। अच्छा, आएगा यहाँ पे 258827, ठीक है या नहीं? 258827,
मतलब एनुअल लीज मेरे को निकल गया। यहाँ पे एनुअल लीज कितना होगा, 258827, 258827, 258827। आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज कम होता है। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करते हैं, कितना होगा, 258827 इंटू 3, 7 लाख समथिंग होगा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज कम होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग धीरे धीरे पे करें तो इंटरेस्ट ऐड होकर आएगा। इससे ये तीनों को मिला के 7 लाख होगा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, मेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पहले मिनिमम लीज पेमेंट निकालना होगा, हाँ या ना। क्या मिनिमम लीज पेमेंट हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? आराम से। इन सबको प्लस करेंगे तो मिनिमम लीज पेमेंट आएगा। तो कॉपी में लिखो मिनिमम लीज पेमेंट। ये टेबल करने से बहुत इजी हो जाता है। मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकालोगे? टोटल लीज एंड कोई पेजेंट वैल्यू नहीं, मिनिमम लीज पे, मेरे को मिनिमम लीज पेमेंट चाहिए, कोई पेजेंट वैल्यू नहीं। एक्चुअली मेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है या नहीं। तो टोटल लीज एंड प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो टोटल लीज एंड प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। टोटल लीज पेमेंट कितना है, 258827 इंटू 3, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 0। सॉल्व करो कितना आएगा, ये देखो, ये देखो इंटू 3 और प्लस 0 करोगे तो यही आएगा, 776481, 776481, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 776481। देखो तीनों को प्लस करके आ गया है कि नहीं, इन चारों को प्लस करके आ गया। अब इसको हम लोग अनगारंटीड से प्लस करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट कितना है, 776481 प्लस 75,000। सॉल्व करो कितना आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 851481, 851481, ठीक है। अब ग्रॉस कितना आया यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 851481। अब हम लोग अनंत फाइनेंस इनकम निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेना। ग्रॉस कितना आया यहाँ पे, अच्छा ठीक है नीचे लिख लेते हैं, चलो। अनंत फाइनेंस इनकम अब निकालना है मेरे को। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। पता है बहुत बार आपको डाउट होता होगा, दीदी नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट प्राइस, बुक में भी था कि कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग को समझ ही नहीं आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पर आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्यों बुक में कॉस्ट प्राइस लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, 851,481, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 7 लाख, माइनस करोगे तो आएगा 151,481, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपके तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।